Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter number 1 of class 8 civics and the chapter's name is the Indian Constitution. तो इस पूरी बुक में हम और ज्यादा डिटेल में अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि बुक का नाम ही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लीडर्स को चुना जाता है और किस तरीके से वो लीडर्स काम करते हैं। या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली जो चीजें हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनते हैं, वो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट में पढ़ोगे। फिर आप देखोगे कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई कुछ गलत काम कर देता है तो उसको सजा कैसे दी जाती है, ये आप जो जुडिशरी वाली यूनिट है उसमें पढ़ोगे। फिर हम इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है अपनी सोसाइटी के और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए पढ़ेंगे, राइट। सो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस लिए वो लिखा गया, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। उसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हो गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने वाला काम, ये सभी चीजें जो है हमने उसमें डिस्कस की थी। अब हम और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर ये चीजें जरूरी क्यों हैं, क्यों रूल्स रेगुलेशन जरूरी हैं, किस तरीके से लिखे गए, किसने लिखे, तो ये हम डिटेल में देखेंगे। In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. तो ये जो चैप्टर की शुरुआत है ना, वो हम फुटबॉल गेम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये गेम खेला भी हो, सुना तो डेफिनेटली होगा ही। As the name suggests, this is the game that involves the player's feet. अब जैसा कि जो गेम है उसका नाम है फुटबॉल, मतलब कि ये कोई ऐसा गेम है जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है और पैर का इस्तेमाल होता है, फुट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. और इस फुटबॉल गेम में क्या रूल होता है कि अगर किसी भी प्लेयर के हाथ से बॉल टच हो जाती है, गोलकीपर को छोड़ के, कि जो गोलकीपर है हाँ वो हाथ जो है लगा सकता है बॉल को, बट गोलकीपर के अलावा अगर कोई और जो प्लेयर है वो बॉल को हाथ से टच कर देता है तो उसको एक फाउल माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. इसका मतलब कि अगर जो मान लो पहले जो है प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे थे, पहले पैर से बॉल मार मार के खेल रहे थे, बट फिर क्या हुआ, उन लोगों ने बॉल हाथ में उठा ली और हाथ से पास कर रहे हैं बॉल को। एक पर्सन जो है वो दूसरे को हाथ से पास कर रहा है, फिर दूसरा उसे हाथ से कैच कर रहा है। अगर फुटबॉल के प्लेयर्स ऐसा करने लग जाए तो फिर वो फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल का तो मतलब ही ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैर का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी जो है हाथ नहीं लगाएगा बॉल को, तभी वो फुटबॉल होगा। बट अगर आप फुटबॉल जो है उसको हाथ में लेके खेलने लगो, हाथ से पास कर रहे हो, तो फिर आप फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हो। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. तो ये जो हमने चीज पढ़ी कि फुटबॉल में, फुटबॉल खेलते समय आपको सिर्फ पैर का इस्तेमाल करना है, हाथ का नहीं करना, हाथ का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ गोलकीपर कर सकता है। तो ये क्या, ये एक रूल है उस गेम को खेलने के लिए। तो हमें क्या होता है कि जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं उसमें हमने देखा है कि हर तरीके के रूल्स होते हैं। कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कैसे रूल है, जैसे चार कब लगेगा, मतलब चौका कब लगेगा, छक्का कब लगेगा, अगर बॉल टिप करके जाएगी, बाउंड्री को पार करेगी तो 4 है, अगर बॉल हवा में मतलब वैसे बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो वो 6 है, किस तरीके से वाइड बॉल होगी, कब नो बॉल होगा, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं और ऐसा हर गेम में होता है। तो अगर हम ये जो रूल्स हैं ये गेम्स में से हटा दें तो गेम गेम ही नहीं रहेगा। मतलब कि मान लो आप कह रहे हो जी फुटबॉल खेलना है और उसमें कोई रूल ही नहीं है, आप पैर से खेलो, हाथ से खेलो, जैसे मर्जी खेलना है वैसे खेलो, तो क्या वो फुटबॉल रह जाएगा? इन रूल्स की वजह से ही एक गेम दूसरे गेम से अलग हो पाता है। जैसे कि फुटबॉल अलग गेम है और हैंडबॉल अलग गेम है। हैंडबॉल और फुटबॉल जो है दोनों ही बहुत ही अलग अलग गेम्स हैं, है ना। बॉल का इस्तेमाल हो रहा है बट फुटबॉल में पैर का इस्तेमाल करके बॉल से खेला जा रहा है और हैंडबॉल में हाथ का इस्तेमाल करके बॉल से खेला जा रहा है। तो इस तरीके से इन रूल्स के बेसिस पे ही एक गेम जो है वो दूसरे गेम से अलग होता है। इन रूल्स के बेसिस पे ही हम किसी गेम को डिफाइन कर पाते हैं। As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. अब क्योंकि ये जो रूल्स हैं वही एक गेम को गेम बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, मतलब कि
उस गेम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। किसी गेम को, गेम क्या बनाते हैं, उस गेम में यूज होने वाले रूल्स, उस पर लागू होने वाले रूल्स, वो रूल्स ही किसी गेम को गेम बनाते हैं। तो इसलिए हम इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम भी कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, गेम को बना रहे हैं। Like these games, a society also has a constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. अब हर एक गेम की ही तरह सोसाइटीज जो हैं उनमें भी रूल्स होते हैं, और एक सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो दूसरी सोसाइटी को उससे अलग करते हैं। मतलब एक तरह के सोसाइटी में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं, जिस तरीके का कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वहीं दूसरी सोसाइटी में अलग तरीके के होंगे। सोसाइटी आपकी ये जो आप घर में रहते हो, बिल्डिंग्स वगैरह वाली सोसाइटी नहीं, सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। मतलब जैसे एक देश में रहने वाले लोग को हम एक सोसाइटी कह रहे हैं, ठीक है। मान लो जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सोसाइटी जो है उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पे अलग तरीके के कानून चलते हैं। वहीं पे हम अमेरिका वगैरह में देखें तो वहां की सोसाइटी अलग है, वहां के लोग अलग है, वहां का कल्चर अलग है, और वहां के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके लोगों के हिसाब से है। तो इसी तरीके से इन रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी। तो गेम की ही तरह सोसाइटीज में भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उस सोसाइटी को सोसाइटी बना रहे हैं और जो कि एक सोसाइटी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. तो जब बहुत बड़ी-बड़ी सोसाइटीज होती हैं, मतलब कि जब एक साथ बहुत बड़े मात्रा में लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इंडियन सोसाइटी के लिए हमने कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाने। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत ही बड़ी सोसाइटी के लिए और अलग-अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए हम एक साथ मिलके कोई रूल बना रहे हैं, तो इस तरीके के रूल्स किससे बनते हैं? कॉन्सेंसस से बनते हैं। मतलब कि सहमति से बनते हैं, आपसी सहमति से, कि सब जो हैं एक तरीके से किसी चीज पे एक साथ मिलके एग्री हो रहे हैं कि ठीक है, हम सब मिलके ये चीज फॉलो करेंगे। और मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो हम बात करें मॉडर्न कंट्रीज, मतलब आजकल के जमाने में या जो आधुनिक कंट्रीज हो गई, उनमें हमें नॉर्मली क्या देखने मिलेगा कि ये जो कंसेंसस है, जो ये सहमति बनी है लोगों के बीच में कि हाँ, हम ये चीजें फॉलो करेंगे, इस तरीके के कानून होंगे, इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, इस चीज को लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में किया जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई हमने क्या डिसाइड किया था, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमें किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं, तो इसको आराम से कोई जो अगर रिटन फॉर्म होगी तो उसको रेफर कर सकते हैं। कहीं पे लिखा होगा तो कभी डाउट नहीं होगा फ्यूचर में कि अगर ऐसा करना है तो हमें पता है कि हमें इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही रेफर करना है, इसमें सब कुछ लिखा है। A written document in which we find such rules is called a constitution। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लोगों ने कंसेंसस जो है लाया है, सहमति से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbook। तो हमने क्लास 6th और 7th की सिविक्स पढ़ी है, उसमें भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात करते हैं कि जैसे आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में आपने डिबेट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो लोग बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को रखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में हमें ये दिया अधिकार दिया हुआ है। इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी क्यों है और किस तरीके से ये लिखा गया या किसने लिखा? हो सकता है इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आए हों। So in this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो इंडियन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सिर्फ इंडियन नहीं, किसी भी सोसाइटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जरूरी है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से लिखा गया और किसने लिखा, ये चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ फीचर्स भी डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जो फीचर्स होंगे वो आप अपने आने वाले चैप्टर्स में भी एज फुल चैप्टर और टॉपिक्स की तरह और डिटेल में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, आखिरकार किसी भी सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना जरूरी क्यों है।